हिंदी अध्याय 41 उपस्थिति ज्ञानोदय। अनुवादक हिनी ट्रांसलेशंस। संपादक हिनी ट्रांसलेशंस। कुछ समय तक आध्यात्मिक दृष्टि का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने पेट का लगभग सारा भोजन पचा लिया था। वांग टेंग उठकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। रास्ते में उसने अपने माता पिता का अभिवादन किया। पिताजी, माँ, मैं मार्शल आर्ट अकादमी जा रहा हूँ। वांग शिंगवो अभी अभी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आया था। वह आज रात अपने दफ्तर नहीं गया। एक कारण ये था कि वह घर पर आराम करना चाहता था और दूसरा अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। इस समय वह लिविंग रूम में ली जिमे के साथ टेलीविजन देख रहा था। जब वे किसी दिलचस्प हिस्से पर पहुंचते तो वह ली जिमे से चर्चा करता कि कहानी कितनी पुरानी हो चुकी है। अब वह जिस तरह से अभिनय कर रहा था वह इस दुनिया के लाखों आम लोगों से अलग नहीं था। जब उसने वांग टेंग की आवाज सुनी तो वांग शिंगवो ने अपना सिर घुमाने की जहमत उठाए बिना ही अपना हाथ हिला दिया। एक तरफ हटो। टीवी देखते समय हमें बीच में मत रोको। ये चरमोत्कर्ष है। ठीक है, मैं नहीं करूंगा। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई और जल्दी से पीछे हट गया। ली शियमे ने एक बार वांग शिंगवो को थपथपाया और जल्दी से चिल्लाया, बेटा, आज रात तुम क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाऊंगी। कोई भी चीज ठीक है, माँ। जो भी उपलब्ध हो, आप पका सकती हैं। मैं अब जा रहा हूँ। दरवाजे के बाहर से वांग टेंग की आवाज आई। फिर स्पोर्ट्स कार के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जिक्सन मार्शल हाउस। वांग टेंग ने अपनी कार पार्क की और मार्शल आर्ट अकादमी में छोटे छोटे रास्तों पर चल पड़ा। रास्ते में उसने मन ही मन सोचा, चलो आज सीधे तीसरी मंजिल पर चलते हैं। कुछ लोगों को पहले से ही पता है कि मेरी ताकत एक मध्यवर्ती चरण के मार्शल शिष्य से ज्यादा हो गई है। अब इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मुझे इस खबर को थोड़ी देर और खींचना चाहिए कि मैं एक मार्शल योद्धा बन गया हूँ। बहुत तेजी से बढ़ना कष्टकारी है। दरअसल वांग टेंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मार्शल योद्धा बन जाएगा। उसने सोचा था कि उसे विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा खत्म होने तक इंतजार करना होगा। दुर्घटनाएं हमेशा अचानक ही घटित होती हैं। इससे वह अचंभित हो गया। वांग टेंग मार्शल शिष्य प्रशिक्षण भवन के सामने खड़ा था और उसके बगल में मार्शल योद्धा प्रशिक्षण भवन पर नजर डाली। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दुनिया की अन्यायपूर्णता पर विलाप कर रहा हो। नजर में तो है पर पहुंच से परे। वांग टेंग इमारत में चला गया और चुपचाप अपना परीक्षण पूरा किया। पहचान संबंधी जानकारी अपने आप बदल गई और उसे तीसरी मंजिल पर जाने का अधिकार मिल गया। वह पहली और दूसरी मंजिल पर एक दौर पूरा करना नहीं भूला और गिराए गए गुणों को उठाया। वांग टेंग फिर तीसरी मंजिल पर चला गया। तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां एक विशिष्ट स्थान पर स्थित थीं। वांग टेंग सुर्खियों में नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वांग टेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी एक उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य बन जाओगे। कुछ परिचित छात्र आगे आए और उसकी प्रशंसा करने लगे। उनका स्वर ईर्ष्या से भरा था। जितना अधिक समय तक कोई मार्शल शिष्य के रूप में प्रशिक्षित होता है, उतना ही कठिन रास्ता बनता है। यहाँ के कई छात्र लंबे समय से मार्शल शिष्य इंटरमीडिएट चरण में ही अटके हुए थे। वे कभी भी उन्नत चरण के मार्शल शिष्य बनने के लिए दरवाजा नहीं तोड़ पाए। कम से कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि ये दुखद था। झांग शाओयांग एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य बन गया। अब एक और जा रहा है। मैंने सुना है कि इस साल शिक्षा मंत्रालय में सुधार हुआ है। अब इंटरमीडिएट स्तर के मार्शल शिष्य भी मार्शल आर्ट परीक्षा में भाग ले सकते हैं। लेकिन इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। धिक्कार है। ये सुधार पहले क्यों नहीं हुआ?
जैसे ही मार्शल आर्ट कोर्स में नामांकन में वृद्धि की खबर जारी हुई, ये खबर पूरे शहर में तेजी से फैल गई। जिन लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए था, उन्होंने इसके बारे में सुना। उपस्थित मध्यवर्ती चरण के मार्शल शिष्यों में से अधिकांश वयस्क थे जो अपनी नौकरी के हिस्से के रूप में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। उनकी औसत आयु काफी अधिक थी। नतीजतन वे विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में असमर्थ थे। वे स्कूल के छात्रों जैसे नहीं थे। भले ही छात्र मध्यवर्ती स्तर के मार्शल शिष्य थे, फिर भी उन्हें भविष्य में सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने का मौका मिला। NOWELLBEIN.com। लेकिन उनके लिए ये खबर अच्छी नहीं थी। इसके बजाय यह एक बड़ा झटका था। कुछ लोग गलत युग में पैदा हुए और कई अच्छे अवसर चूक गए। समय उनके पक्ष में नहीं था, तो वे क्या कर सकते थे? बस कड़ी मेहनत करो, तुम्हारे लिए अवसर आएंगे। वांग टेंग ने छात्र की ओर सिर हिलाया और तीसरी मंजिल पर चला गया। ये सही है, अवसर तो मिलेंगे ही। छात्र ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में लड़ने की इच्छा फिर से चमक उठी। उसकी उम्र अभी 20 साल से कुछ ज्यादा ही थी। अभी हार मानना जल्दबाजी होगी। भीड़ में से एक मोटा आदमी वांग टेंग के पीछे से जाते समय दिखावटी दृश्य देख रहा था। उसने मन ही मन कोसा, मुझे पता था कि यह बंदा अपनी असली योग्यताएं छिपा रहा होगा। अगर नहीं, तो वो मुझसे ज्यादा तेज कैसे दौड़ सकता है या इतनी जल्दी एक उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य कैसे बन सकता है? यह उसकी बहुत बड़ी बेईमानी है। तीसरी मंजिल पर दूसरी मंजिल की तुलना में स्पष्ट रूप से कम लोग थे। पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक संख्या तेजी से कम होती जाती थी। ये पिरामिड अवधारणा का एक अच्छा उदाहरण था। वांग टेंग के आगमन पर कई लोगों ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। वो बहुत छोटा है। एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति, हम्फ, जीनियस। वांग टेंग ने अपने आसपास का नजारा देखा। फर्श पर विशेषता वाले बुलबुले बिखरे पड़े थे और 2 पैरों वाली भेड़ों का एक झुंड था, जिससे वह फर इकट्ठा कर सकता था। ये बहुत अच्छा लगा। इस समय झांग शांगयांग, जो अभी अभी एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य बना था, वहां आया। उसने एक अजीब नजर से वांग टेंग को देखा। वांग टेंग, आपकी प्रगति थोड़ी डरावनी है। मैंने छोटी उम्र में ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। मैं कुछ समय से मध्यवर्ती चरण में ही अटका हुआ हूँ। मैं बस एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। झांग शाओयान के चेहरे पर ज्ञान की झलक थी। उसने वांग टेंग के कंधे पर हाथ रखा और उसे अंदर ले गया। आओ, आओ। जब से तुम यहाँ आए हो, आखिरकार कोई तो है जो मेरे साथ मुक्का मारकर मुकाबला कर सकता है। पूरी रात वांग टेंग ने तीसरी मंजिल पर सभी विशेषता बुलबुले एकत्र किए। ये भारी लाभ का एक और दौर था। कुल मिलाकर आत्मज्ञान तारांकन 5, आत्मा तारांकन 6, शक्ति तारांकन 153, गति तारांकन 6-6। वर्तमान में वांग टेंग का ध्यान ज्ञान और आत्मा के लिए अपने अंक बढ़ाने पर अधिक था। हालांकि ये दोनों विशेषताएं हमेशा की तरह दुर्लभ थीं। उन्होंने पहले ऑनलाइन शोध किया था। बल कौशल शास्त्र और बल युद्ध तकनीक अधिक गहन थे, इसलिए ज्ञानोदय के लिए उनकी अधिक मांग थी। अगर किसी व्यक्ति का ज्ञानोदय मूल्य अधिक है, तो वे शास्त्रों और युद्ध तकनीकों का अभ्यास करते समय आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त करेंगे। अगर ज्ञानोदय कम है, तो वे निराशा का अनुभव करेंगे। वांग टेंग अपने शास्त्रों और युद्ध तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए विशेषताओं को इकट्ठा करने में सक्षम था। हालांकि मार्शल योद्धा दुर्लभ थे। इससे भी अधिक, वे मार्शल शिष्यों की तरह एक साथ एकत्र नहीं होंगे। वह मार्शल शिष्यों के साथ किए गए गुणों के दौर और दौर को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होगा।
इस प्रकार जब गुण होते थे तो वह उन्हें एकत्रित कर लेता था। जब चुनने के लिए कुछ नहीं होता था तो उसे अपने अभ्यास पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अपने ज्ञान को बढ़ाना बुरे दिन के लिए बचत करने जैसा माना जाता था। हालांकि वांग टिंग भाग्यशाली था कि वो विशेषताओं को इकट्ठा करके अपने ज्ञान को बढ़ाने में सक्षम था। बहुत से छोटे छोटे दानों ने मिलकर एक मिकेल बनाया। अगर वह धीरे धीरे उन्हें इकट्ठा करता तो उसे विश्वास था कि उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। वह दूसरों से अलग था। अगर दूसरे लोगों का ज्ञान कम होता तो वे निराशा महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जहाँ तक आत्मा का सवाल है, यह उसकी आध्यात्मिक दृष्टि क्षमता के धीरज समय से संबंधित था। ये क्षमता भविष्य में वास्तव में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी आत्मा बैटरी की क्षमता बढ़ानी चाहिए। इन सब के अलावा उन्होंने आज कई बेसिक फुटवर्क, बेसिक फिस्ट स्किल, बेसिक स्वॉर्ड स्किल और बेसिक ब्लेड स्किल विशेषताओं को एकत्रित किया था। अब ये युद्ध तकनीकी निपुणता चरण से ऊपर एक अन्य चरण की ओर बढ़ रही थीं। निपुणता के बाद अगला चरण उपस्थिति ज्ञानोदय था। उपस्थिति ज्ञान एक बुनियादी युद्ध तकनीक का अंतिम चरण था। इस चरण में व्यक्ति कौशल के पीछे की शक्तिशाली आभा को समझ सकता था। किसी के साथ लड़ते समय कौशल की भयावह उपस्थिति पहले महसूस की जाती थी, जो दूसरे पक्ष को अभिभूत कर देती थी। बिना युद्ध के शत्रु को परास्त करना, यह उपस्थिति का उपयोग था। हालांकि कुछ लोग इस स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी बुनियादी युद्ध तकनीकों का अभ्यास करने में बहुत समय व्यतीत करेंगे। अगर उनके पास समय और ऊर्जा होती तो वे एक मार्शल योद्धा बनने और बल युद्ध तकनीकों को विकसित करने की दिशा में काम करते। लेकिन वांग टेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस गुण इकट्ठा करने थे। अगर वो उन्हें इकट्ठा नहीं करता तो ये सब बेकार हो जाता। इसके अलावा अगर वह अपनी नींव का अच्छी तरह से अभ्यास करता है तो ये भविष्य में बल युद्ध तकनीकों की उसकी खेती के लिए फायदेमंद होगा। आखिरकार एक गगनचुंबी इमारत तभी संभव थी जब नींव ठोस हो। पहले से ही अपने पास मौजूद बुनियादी युद्ध तकनीकों के अलावा वांग टिंग ने एक नई बुनियादी तकनीक सीखी, बेसिक स्टिक स्किल आधार। छड़ी कौशल। बुरा नहीं। क्या मुझे भविष्य में सोने की छड़ी या लोहे की तलवार ढूंढनी होगी? तब मैं जोर से चिल्लाऊंगा, अरे राक्षस, मेरे स्वामी को छोड़ दो। अध्याय 42। ये ड्रामा किंग। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। ये भेड़ों के फर इकट्ठा करने की एक रोमांचक रात थी। रुकिए, ये प्रशिक्षण की रात थी। वांग टेंग ने आखिरी विशेषता बुलबुला उठाया और जैक्सन मार्शल हाउस से बाहर आ गया। वो अपनी कार को समुद्र के किनारे राजमार्ग पर घर की ओर चलाता हुआ चला गया। जैक्सन मार्शल हाउस समुद्र के किनारे स्थित था। समुद्र तट के किनारे एक राजमार्ग था। रात में इस सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती थीं। अंधेरी रात के आकाश के नीचे ये स्थान अत्यंत शांत और एकांत प्रतीत हो रहा था। वांग टेंग फिर से जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। मार्शल आर्ट अकादमी के अन्य छात्र बहुत पहले ही घर जा चुके थे। कार में संगीत चालू था और जीवंत और तेज संगीत ने आसपास के सन्नाटे को भंग कर दिया। आज रात मैं ठंडी रात में बर्फ को लहराते हुए देख रहा हूँ। दूर यात्रा करते समय मेरा दिल ठंडा हो जाता है। मैं हवा और बारिश में दौड़ रहा था, धुंध में आकृतियों में अंतर नहीं कर पा रहा था। आकाश और समुद्र, तुम और मैं, क्या हम बदलेंगे? चीख। टायरों और डामर के बीच घर्षण ने खामोश रात की शांति को भंग कर दिया। संगीत द्वारा बनाया गया सुकून भरा माहौल गायब हो गया। वांग टेंग ने समय रहते अपनी कार रोक ली थी। जड़ता के कारण उसका शरीर आगे की ओर झुक गया था, लेकिन एक मार्शल योद्धा के रूप में उसका अपने शरीर पर असाधारण नियंत्रण था। वो बलपूर्वक अपनी सीट पर बैठा रहा। हाई बीम से सामने का दृश्य जगमगा उठा।
आगे एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ सड़क को रोक रहा था। उसी समय बड़े पेड़ की एक शाखा पर एक मानव आकृति बैठी थी। वह आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सका। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति बुरी नीयत से आया था। वो उसे निशाना बना रहा था। जैसे ही वांग टेंग अपनी कार से बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय कर लिया। उसकी दृष्टि में 50 वॉट के तापदीपक लैंप के समान चमकीली रोशनी का एक गोला दिखाई दिया। बल, मार्शल योद्धा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग का दिल धड़क उठा। एक योद्धा उसे क्यों ढूंढ रहा था? वह कौन था? उसका क्या मकसद था? उसके दिल में सवालों का ढेर उमड़ पड़ा। हालांकि अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग करके उसने जो प्रकाश देखा था उसकी तीव्रता और स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश की तुलना करने पर उसे डरने की कोई बात नहीं थी, भले ही उन्हें लड़ना पड़े। वांग टेंग ने अपनी युद्ध तलवार निकाली और मुक्केबाजी के दस्ताने पहने। फिर वो धीरे धीरे कार से बाहर निकला। वह सामान मुझे सौंप दो। आदमी ने वांग टेंग की ओर देखा और अपना मुंह खोला। कौन सी चीज? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे जानते हो या नहीं। हालांकि अगर तुम माउंट बाओआन से जो सामान लेकर आए हो उसे मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, उस व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। कौन सी वस्तु? कौन सा माउंट बाओआन? मैं आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। वांग टेंग का दिल बैठ गया। इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि उसने कुछ लिया है? वह व्यक्ति नाक भान सिकोड़कर बोला। वो उठकर वांग टेंग की ओर चला गया। तुम्हें नहीं पता, उस मामले में तुम्हारे हाथों में तलवार और मुक्केबाजी के दस्ताने कहाँ से आए? मैंने उन्हें खरीदा है, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। जब दूसरा पक्ष करीब आया तो वांग टेंग ने आखिरकार उसका चेहरा देखा। ये लगभग 30 साल का आदमी था। उसके चेहरे पर कोई खासियत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें एक अकेले भेड़िए की तरह थीं। वो किसी भी तरह से एक दयालु व्यक्ति नहीं लग रहा था। तुम मौत के कगार पर हो, तुम्हें पता है। तुम अभी भी जिद्दी क्यों हो? आदमी ने अपना सेल फोन लहराया। हमारी टीम के सभी सदस्यों ने अपने फोन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया था। तुमने उनकी लाशों को नष्ट करके और उनके सभी निशानों को छोड़कर इसे अच्छी तरह से छिपाया। आखिरकार मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं बताते। दुर्भाग्य से तुम इतने मूर्ख थे कि उनके सेल फोन वापस ले आए। अरे यार, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि सेलफोन में ट्रैकिंग सिस्टम लगा होगा। मैं बहुत लापरवाह था। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने मन ही मन खुद को डांटा। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। मुझे बताओ कि वो सामान कहाँ है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं एक मार्शल योद्धा हूँ। आप सिर्फ एक मार्शल शिष्य हैं। भले ही आपके पास रून हथियार हों, लेकिन आप मेरे मुकाबले में नहीं हैं। तो अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, आदमी ने शांति से कहा। वांग टेंग खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। सौभाग्य से वो जहां भी जाता था अपने साथ 2 सेल फोन ले जाता था। उस व्यक्ति ने उसे अभी अभी जीपीएस के जरिए ट्रैक किया था, इसलिए शायद उसे नहीं पता था कि वो कहाँ रहता है। फिर भी वांग टेंग ने हैरान होने का नाटक किया। मार्शल योद्धा, आप वास्तव में एक मार्शल योद्धा हैं। अगर मैं ये सामान तुम्हें सौंप दूं, तो क्या तुम सचमुच मुझे जाने दोगे? इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वांग टेंग पर किसी ड्रामा किंग का साया हो। वो घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा था, दुविधा में फंसा हुआ। बेशक आपको भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि मैं इस मामले को सुलझाने के लिए अकेला आया हूँ। अगर मेरे दूसरे साथियों को पहले पता चल जाता, तो उनसे बात करना मेरे जितना आसान नहीं होता, आदमी ने आगे कहा।
इसके बारे में कोई नहीं जानता। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सही है। मैं अकेला हूँ। आपको दूसरे लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो परेशानी की तलाश में हैं। वह आदमी शायद वांग टेंग को उस पर विश्वास दिलाना चाहता था, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति बेहद ईमानदार थी। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी जान बख्शने का वादा करना होगा। वांग टेंग ने दांत पीसकर दृढ़ता से सिर हिलाया। वह सावधानी से दूसरे पक्ष की ओर चला गया। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। चिंता मत करो, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैं एक योद्धा हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे छोटे योद्धा शिष्य से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वह चीज। वांग टेंग तब तक चलता रहा जब तक वो मार्शल योद्धा के 3 मीटर के भीतर नहीं पहुंच गया। फिर उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसने जमीन पर जोर से पैर रखा। पलटाव की ताकत का इस्तेमाल करते हुए वांग टेंग ने ऊंची छलांग लगाई। आदमी के चेहरे पर मुस्कान भयानक हो गई। छोटे बदमाश, मुझे पता था कि तुम इतने ईमानदार नहीं होगे। मैं पहले से ही तुम्हारे खिलाफ सतर्क था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने छिपे इरादों से मुझे बेवकूफ बना सकते हो? आप तो बस एक मार्शल शिष्य हैं। आज मैं तुम्हें एक मार्शल शिष्य और एक मार्शल योद्धा के बीच का अंतर दिखाऊंगा। उस आदमी ने वांग टेंग पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पर भूरे रंग की फोस की परत थी, जो एक मोटी और ठोस भावना दे रही थी। वांग टेंग ने जवाब में अपनी लंबी तलवार घुमाई। महारत चरण बुनियादी तलवार कौशल। जब उसने अपनी तलवार उठाई तो उसने कोई बल प्रयोग नहीं किया। हालांकि जब लंबी तलवार उसके प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी से टकराई तो तलवार से एक भयंकर विस्फोटक बल फूट पड़ा। धमाका। दोनों सेनाएं आपस में टकरा गईं और जोरदार गर्जना हुई। इस हमले में वांग टेंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जबकि दूसरे पक्ष का रवैया लापरवाह था। वह वांग टेंग को सिर्फ एक मार्शल शिष्य मानता था। विजेता स्पष्ट था। स्लैश। हमले के दौरान उस आदमी का मांस फट गया और उसकी हड्डियां टूट गईं। खून फव्वारे की तरह फूटकर आसमान में ऊपर चला गया। गिरते खून के साथ साथ उस आदमी की पीड़ा भरी चीख भी सुनाई दे रही थी। आह! वांग टेंग ने उसका एक हाथ काट दिया था। एक क्षण पहले वह अभी भी आत्मविश्वासी और अहंकारी था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था और दर्द से उसकी विशेषताएं विकृत हो गई थीं। उसके चेहरे पर आश्चर्य, क्रोध और अविश्वास साफ झलक रहा था। युद्ध योद्धा। आप वास्तव में एक मार्शल योद्धा हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह आदमी खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा ये हाई स्कूल का लड़का एक मार्शल योद्धा था। दौड़ना। उसे भागना ही होगा। यदि नहीं तो वह मर जाएगा। उस आदमी ने अपना एक हाथ खो दिया था, इसलिए उसकी युद्ध क्षमता में भारी गिरावट आ गई थी। वह जानता था कि वह वांग टेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। उसका दिल आक्रोश से भर गया, लेकिन फिर भी वह मुड़ा और भाग गया। उसने वांग टेंग के चेहरे पर हत्या की भावना देखी थी, साथ ही उसकी उदासीन आंखों की जोड़ी भी। उनमें अब किसी भी तरह की चिंता या डर का नामोनिशान नहीं था। ये सब दिखावा था। वह अभिनय कर रहा था और वह भी बहुत शानदार ढंग से। ये तो ड्रामा किंग था। क्या आप जाने की योजना बना रहे हैं? वांग टेंग ने एक ही वार में उस आदमी का हाथ काट दिया, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शानदार फुटवर्क का प्रदर्शन किया और तेजी से आगे बढ़ा। जब उसने दूसरे पक्ष पर वार किया तो उसकी युद्ध तलवार में आग की लपटें घुस गईं। छोटे बदमाश, ज्यादा दूर मत जाओ, आदमी डर के मारे चिल्लाया। साथ ही वह अपनी मौत का इंतजार नहीं करने वाला था। उसने जल्दी से हमलों से बचकर भाग निकला। वांग टेंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
वो अपने कदमों से उस आदमी का पीछा करता रहा और हर कदम पर उसके करीब आता गया। लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से एक अनुभवी मार्शल योद्धा था जिसे पर्याप्त युद्ध का अनुभव था। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह अभी भी अपनी जान बचाने में सक्षम था। मैं ज्यादा देर तक नहीं खींच सकता। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। वांग टेंग जल्दी में था। एक पल में एक आध्यात्मिक प्रकाश चमका और युद्ध की तलवार उसके हाथ से उड़ गई। उसने उसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर फेंक दिया था। स्वूश! युद्ध की तलवार धनुष से छूटे तीर की तरह निकली और अपने साथ अग्नि की लपटों की शक्ति लेकर आई। उस आदमी की पुतलियां सिकुड़कर एक बिंदु बन गईं। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसने अपना शरीर झुकाकर तलवार से बचने की पूरी कोशिश की। स्लैश! युद्ध की तलवार ने उसकी छाती पर वार किया और पीछे खूनी निशान छोड़ गया। घाव के आसपास की त्वचा पूरी तरह जल गई थी। फिर भी वह घातक प्रहार से बचने में कामयाब रहे। वह आदमी जोर जोर से सांस ले रहा था, बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी विपत्ति से बचकर आया हो। हा हा हा, छोटे बदमाश, तुम मुझे नहीं मार पाओगे आज। वह जोर से हंस पड़ा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके दाहिनी ओर से तेज और बर्फीली हवा का झोंका उसकी ओर आया। आदमी ने अपना सिर घुमाया। बर्फ की मूर्ति जैसी दिखने वाली एक मुट्ठी उसकी आंखों के सामने तेजी से आकार में बढ़ रही थी। बर्फ तत्व नहीं। अध्याय 43, पृथ्वी तत्व प्रतिभा जीवंत हो गई है। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। नहीं। वह आदमी डर के मारे चिल्ला उठा। उसने अपने शरीर में मौजूद शक्ति को सक्रिय कर दिया और उसे एक पीले रंग की ढाल में बदल दिया। पृथ्वी तत्व ढाल। लेकिन ढाल बनने से पहले वांग टेंग का डायमंड डस्ट पंच एक सेंट सेया एनीमे से एक चाल एर्म, ये सही नहीं था। ढाल के इकट्ठा होने से पहले वांग टेंग की फैंटम आइस फिस्ट पहले ही उसके शरीर में घुस चुकी थी। धमाका! दरार! युद्ध की ढाल टूट गई और मुट्ठी उसके प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर आ गिरी। निष्क्रिय कौशल सक्रिय हो गया। विरूपण! मुक्का लगने से आदमी पीछे की ओर उड़ गया। इसमें कोई घटिया क्वालिटी का स्पेशल इफेक्ट नहीं था। इसके बजाय केवल अत्यधिक ठंड ने प्रतिद्वंद्वी के मस्तिष्क पर आक्रमण किया। इसने उसके मस्तिष्क को पूरी तरह से जमा दिया। आदमी की पीड़ा भरी चीख उसी क्षण बंद हो गई जब ये शुरू हुई। उसके चेहरे पर भय का भाव स्पष्ट हो गया जब उसका शरीर तोप के गोले की तरह उछलकर जमीन पर जा गिरा। यह एक घातक प्रहार था। वांग टेंग ने अपने बल नाभिक में मौजूद बर्फ तत्व के सभी बल का इस्तेमाल कर लिया था। हालांकि बहुत ज्यादा बल नहीं था, लेकिन ये किसी को मारने के लिए पर्याप्त था। दूसरा पक्ष मर चुका था। शुरू से ही उन्हें जो जानकारी मिली वह सटीक नहीं थी। वांग टेंग एक मार्शल योद्धा थे, मार्शल शिष्य नहीं। वांग टेंग ने अपने बेखबर प्रतिद्वंद्वी को धोखा दिया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर चुपके से हमला करने के लिए एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य की क्षमता का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। अंत में जब उसका प्रतिद्वंद्वी अति आत्मविश्वास में था, उसने एक मार्शल योद्धा के रूप में अपनी शक्ति जारी की और उस आदमी को प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए बिना उसका हाथ काट दिया। तब से उस आदमी के मन में लड़ने के बारे में कोई विचार नहीं था। वो केवल भागना चाहता था। इस स्थिति में वो व्यक्ति अपनी आधी युद्ध क्षमता भी नहीं दिखा पाया था कि वांग टेंग ने एक ही मुक्का मारकर उसे नरक में पहुंचा दिया। लड़ाई खत्म हो गई। वांग टेंग का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वो अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए तेज सांसें ले रहा था। मैंने एक मार्शल योद्धा को मार डाला। वांग टेंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। ये योद्धा उस योद्धा से भिन्न था जिसे उसने बावान पर्वत पर मारा था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस समय माउंट बावन पर मार्शल योद्धा पहले से ही घायल था। वांग टेंग ने उसे भी आमने सामने नहीं मारा। उसने इसके बजाय एक रून बंदूक का इस्तेमाल किया था। उस मार्शल योद्धा ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग टेंग की गति एक औसत मार्शल शिष्य से अधिक होगी, इसलिए वह अपने गुप्त हमले में विफल हो गया था। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात ये थी कि एक हाई स्कूल के छात्र के पास वास्तव में एक रून बंदूक छिपी हुई थी। NOLBIN.com। इन सभी कारणों और सहयोगों ने वांग टेंग को कुछ ही गोलियों से मार्शल योद्धा को मारने में सक्षम बनाया। तो क्या मैं एक छुपकर हमला करने वाला व्यक्ति हूँ? वह कैसे संभव है? वांग टेंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसने अपनी युद्ध तलवार उठाए और आगे बढ़ा। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने तलवार उस आदमी के दिल में घोंप दी। यद्यपि उसके बर्फ तत्व बल ने उसके प्रतिद्वंद्वी के मस्तिष्क को जमा दिया था, फिर भी कुछ घटित होने की स्थिति में उसके हृदय में छुरा घोंपना अधिक सुरक्षित था। कुछ विशेषता बुलबुले लाश के पास गिराए गए। शुरुआती चरण पृथ्वी प्रतिभा 1-2, पृथ्वी बल तारांकन 3, पृथ्वी लोएस कौशल तारांकन 1, आत्मा तारांकन 1, शक्ति तारांकन 10। वो एक पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा था। ऐसा लगता है कि अब मुझमें एक और तत्व आ गया है। मैं एक सर्वांगीण मार्शल योद्धा बनने की राह पर आगे और आगे बढ़ रहा हूँ। वांग टेंग ने विशेषता बुलबुले उठाए। आत्मा तारांकन 1 के प्रभाव से उसका दिमाग तुरंत साफ हो गया। साथ ही पृथ्वी लोएस कौशल की साधना तकनीकें उसकी स्मृति में जुड़ गईं। उसका शरीर पृथ्वी तत्वों की ओर आकर्षित हो गया और वह अगले ही पल पृथ्वी तत्व की शक्ति को अपने आसपास महसूस करने में सक्षम हो गया। पृथ्वी तत्व बल उसके शरीर में घुस गया। पृथ्वी बल के 3 बिंदु जो उसने उठाए थे, वे भी उसके शरीर में विलीन हो गए। उन्होंने अर्थ लोएस स्किल की विधि का पालन किया और अपने अंगों और हड्डियों में पृथ्वी बल को प्रवाहित किया। फिर बल ने बल नाभिक में प्रवेश किया। जब एक नए प्रकार की शक्ति ने प्रवेश किया, तो शक्ति नाभिक में संतुलन तुरंत टूट गया। बर्फ की शक्ति बेचैन होने लगी थी। हालांकि गुप्त ऊर्जा फिर से प्रकट हुई और उसकी बर्फ की शक्ति को शांत कर दिया। तीनों सेनाएं धीरे धीरे घूम गईं और संतुलन एक बार फिर बहाल हो गया। धीरे धीरे ये त्रिपक्षीय टकराव बन गया। आत्मज्ञान 88.1, स्पिरिट 20.2, प्रतिभा शुरुआती चरण अग्नि प्रतिभा 11/300, शुरुआती चरण बर्फ प्रतिभा 13/300, शुरुआती चरण पृथ्वी प्रतिभा 12/300, आध्यात्मिक दृष्टि शुरुआती चरण 1.110। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बल 62100, अग्नि 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा। 100 बर्फ 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा। 100 पृथ्वी 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा। शास्त्र लाल ज्वाला शास्त्र आधार 2/100, गहरा बर्फ शास्त्र आधार 2/100, पृथ्वी लोएस कौशल पृथ्वी तत्व ढाल आधार 2/100। युद्ध तकनीक बुनियादी युद्ध तकनीक मुट्ठी तलवार ब्लेड फुटवर्क के लिए निपुणता बुनियादी छड़ी कौशल आधार बंदूक कौशल छोटी उपलब्धि फायर किरण तलवार कौशल आधार 40/100, फैंटम आइस मुट्ठी आधार 9/100। ज्ञान मूल विषय पूर्णांक कुल युद्ध शक्ति 195। रिक्त विशेषता 0। उस आदमी ने कोई युद्ध तकनीक नहीं छोड़ी। जब वांग टेंग ने अपने गुण पैनल को देखा तो उसे दया आ गई। हालांकि अर्थ लोएस स्किल में एक रक्षात्मक युद्ध तकनीक थी अर्थ एलिमेंट शील्ड। अपने अंतिम क्षणों में उसने जिस रक्षा कवच का इस्तेमाल किया होगा वह शायद यही युद्ध तकनीक होगी। उस समय मैंने उसकी ढाल को पूरी तरह से बनाने से पहले ही तोड़ दिया था। मुझे आश्चर्य है कि इसकी रक्षा क्षमता कैसी होगी। मुझे इसके साथ प्रयोग करने का अवसर ढूंढना होगा। वांग टेंग इस पृथ्वी तत्व शील्ड से बहुत प्रसन्न थे।
उसके पास आक्रामक युद्ध तकनीकों का पूरा शस्त्रागार था। हालांकि वांग टेंग में रक्षात्मक कौशल की कमी थी। पृथ्वी तत्वशील रूस की कमियों को सुधारने में सक्षम थी। इस बार स्पिरिट एट्रीब्यूट काफी ज्यादा है। उसने एक पूरा पॉइंट खो दिया। क्या इसलिए क्योंकि मैंने उसके सिर पर वार किया था? क्या मुझे अब से ईंट लेकर लोगों के सिर पर वार करना चाहिए? जब वांग टेंग ने इस विचार के बारे में सोचा तो उन्हें अचानक लगा कि यह बहुत संभव है। ये विचार उसके मन में एक पल के लिए ही कौंधे। फिर उसने अपनी नजर सामने पड़ी लाश पर घुमाई। अब समय आ गया था कि वह अपनी दैवीय कुशलता का प्रदर्शन करे। लाश की खोज। दुख की बात यह है कि उस व्यक्ति की जेब में मोबाइल फोन के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके पास कोई रून हथियार भी नहीं था। अरे कितना बेचारा आदमी है। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना गरीब होगा। लेकिन इसमें उस आदमी की भी कोई गलती नहीं थी। वह अभी अभी एक मार्शल योद्धा बना था और उसने अर्थ लोएस स्किल खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था। उसके पास अन्य युद्ध तकनीक या हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। यदि नहीं तो उसने अपने साथियों से अपना ठिकाना क्यों छिपाया और व्यक्तिगत रूप से वांग टेंग को खोजने क्यों आया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह तो बस वह सब कुछ ले लेना चाहता था जो दो योद्धा पीछे छोड़ गए थे। वांग टेंग ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी अग्नि शक्ति से लाश को जलाकर राख कर दिया। जब वांग टेंग ने अपने सामने धीरे धीरे लौ को बुझते देखा तो वह स्तब्ध रह गया। 1 महीने से भी कम समय में उसके हाथ कई लोगों की जान से रंगे थे। हालांकि उसने कभी भी स्वेच्छा से कोई परेशानी नहीं पैदा की। हर बार उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन फिर भी लोग उसके द्वारा मारे गए। चाहे जो भी कहा गया हो, उसके हाथ खून से रंगे थे। हाय, दुनिया में कितनी बुराई है। वांग टेंग ने दुख जताया। उसे लगता था कि वह एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन वह दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसे हत्यारा बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। आग पूरी तरह बुझ गई। समुद्री हवा चली और राख भी हवा में बिखर गई। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। लोगों की हत्या करते समय और अपराध करते समय अग्निबल एक आवश्यक वस्तु थी। वांग टेंग ने मार्शल योद्धा का मोबाइल फोन अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और अपनी उंगलियों पर जोर लगाया। दरार। एक महंगा आईफोन उसकी उंगलियों के बीच टूट गया। वांग टेंग ने उपहास किया। उसने अपना हाथ घुमाया और फोन समुद्र में फेंक दिया। वह प्लॉप की आवाज के साथ गहराई में डूब गया। वह अपनी कार में गया और माउंट बाओआन पर मार्शल योद्धाओं से मिले 2 सेल फोन निकाले। उसने अपनी हरकतें दोहराई और उन्हें पानी में फेंक दिया। यदि वे फोन ढूंढना चाहते तो वे उन्हें समुद्र से निकाल सकते थे। इस मामले ने वांग टेंग को एक चेतावनी भी दी। इस मौजूदा समाज में उसे तकनीकी रचनाओं से सावधान रहना होगा। वांग टेंग अपनी कार में बैठकर चला गया। सौभाग्य से बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कोई भी दूसरी कार उसके पास से नहीं गुजरी। यदि कोई उसे शव को नष्ट करते और सबूत मिटाते देख ले, तो वह डर के मारे मर जाएगा। वांग टेंग घर गया और उसने वे सारी चीजें बाहर रख दी जो उसने पिछले दिनों 2 मार्शल योद्धाओं से ली थीं। उसने उन चीजों की सावधानीपूर्वक जांच की। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उनमें कोई जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, उसने राहत की सांस ली। बेहतर होगा कि मैं भविष्य में ये चीजें घर वापस न लाऊं। मां और पिताजी को मार्शल योद्धाओं के प्रतिशोध में घसीटा जा सकता है। वे मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करते। उन्हें इससे दूर रखना ही बेहतर है। कोई आश्चर्य नहीं कि सामान्य लोगों को मार्शल दुनिया के बारे में इतनी कम जानकारी थी। जब कोई इस तालाब में पैर रखता है, तभी वह वास्तव में अंतरों को समझ पाता है। वांग टेंग के मन में कई विचार थे।
उसने भविष्य के लिए अपने विचारों को ठीक करने में कुछ समय बिताया। ऐसे में मैं बाहर ही कोई घर किराए पर ले सकता हूँ। कल देख लूंगा। इस समय ली जिमे की आवाज नीचे से आई। बेटा, जल्दी करो और खाना खा लो। ओ सौभाग्य से मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ। अगर नहीं तो जिस गति से मैं खा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं है कि मैं कितना मोटा हो जाऊंगा। अध्याय 44, इसे आधा काटें। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। मंगलवार। वांग शेंगुओ के वापस आने के बाद वांग टेंग चाहकर भी खुलेआम नहीं घूम सकता था। वह केवल आज्ञाकारी होकर स्कूल जा सकता था। वांग टेंग ने अंडे को अपने बैग में भरा और उसे 2 हथियारों के साथ अपनी कार में रख लिया। उसने आज बाहर एक घर किराए पर लेने की योजना बनाई। वह अपना अंडा छिपाने के लिए कोई घर ढूंढ लेगा। वांग टेंग जल्द ही अपने स्कूल पहुंच गया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बहुत से लोग 5 साल की मार्शल आर्ट परीक्षा, 3 साल की मॉक पेपर पढ़ रहे थे। जब उसने देखा कि हर कोई कितना पागल था, तो उसे थोड़ा डर लगा। लिन चौहान भी अपवाद नहीं थी। वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, मानो उसका जीवन उसी पर निर्भर हो। वह नोट्स लिखते समय मंत्रोच्चार कर रही थी। सचमुच ये था, या तो मैं पागल हो जाऊं या सफल हो जाऊं। मार्शल आर्ट की परीक्षा छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। भले ही मौके बहुत कम थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर हार नहीं मानना चाहते थे। वे अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। अपनी यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा की बाजी लगाने को भी। चाहे कुछ भी हो, उन्हें पूरी कोशिश करनी थी और एक बार कोशिश करनी थी। वांग टेंग को संतुष्टि महसूस हुई। 5 साल की मार्शल आर्ट्स परीक्षा, 3 साल की मॉक पेपर, विशेषता वाले इस पूरे फ्लो पर बुलबुले देखें। सहपाठियों, आप वाकई कमाल के हैं। खूब पढ़ाई करें, कृपया खूब पढ़ाई करें। वांग टेंग ने उन छात्रों के प्रति प्रशंसा व्यक्त की जो कड़ी मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने विशेषता बुलबुले उठाए थे। आप सभी अद्भुत हैं। एक ही सुबह में वांग टेंग ने 5 साल की मार्शल आर्ट परीक्षा, 3 साल की मॉक पेपर में महारत हासिल कर ली। जूजी और अपने अन्य दोस्तों के साथ दोपहर का खाना खाने के बाद वह दोपहर में अपनी कार से स्कूल से बाहर चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। झाओ गंगू और झाओ गंगबाओ डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल के गेट के बाहर लगभग 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। कल पूरी रात विचार विमर्श के बाद झाओ गंगू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में उसे विश्वास भी नहीं था कि वह कभी ऐसा कर पाएगा। वह काफी देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई। झाओ गंगबाओ उदास और हताश होकर सड़क के किनारे सीढ़ियों पर बैठा था। वह लगातार सिगरेट पी रहा था और थोड़ा उदास दिख रहा था। जब वांग टेंग की कार बाहर निकली तो झाओ गंगू ने उसे तुरंत पहचान लिया। युवा मास्टर वांग। उसकी आंखें चमक उठी और वह जल्दी से चिल्लाया। वांग टेंग अपनी कार को भगाने ही वाला था। जब उसने यह आवाज सुनी तो उसने फिर से ब्रेक लगाया। ओह, ये वही है। वह सचमुच आया था। उसने कार सड़क के किनारे खड़ी की और नीचे आ गया। कैसा है? क्या तुमने इसके बारे में ठीक से सोचा है? वांग टेंग ने अपनी कार से बाहर निकलते हुए झाओ गंगू से कहा। चूंकि मैंने यंग मास्टर वांग से वादा किया था, मैं निश्चित रूप से इसे जल्द ही हल कर दूंगा, झाओ गंगू ने जवाब देते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। उस मामले में आपने क्या निर्णय लिया? वांग टेंग ने दिलचस्पी से पूछा। जब उसने झाओ गंगू की प्रतिक्रिया देखी तो वह थोड़ा उत्सुक हो गया। झाओ गंगू ने अपने दांत पीस लिए। आखिरी क्षण में वह थोड़ा हिचकिचाया हुआ लग रहा था, लेकिन अंत में उसने फिर भी कहा, युवा मास्टर वांग, मैं कोई प्रतिभाशाली या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ शुरुआती चरण और मध्यवर्ती चरण के मार्शल शिष्य हैं जो आजीविका के लिए मेरा अनुसरण करते हैं।
अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम अब से यंग मास्टर वांग का अनुसरण करेंगे। वांग टेंग अचंभित रह गया। उसने सोचा कि झाओ गंगू अपनी संपत्ति बेचकर अधिक नकदी इकट्ठा कर सकता है या कुछ रून हथियार या कुछ ऐसा ही कुछ ढूंढ सकता है जिससे उनके बीच की दुश्मनी दूर हो सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि झाओ गंगू उसकी नावें जला देगा और अपने अधीनस्थों के साथ खुद को उसके आदेश पर रख देगा। भाई, झाओ गंगबाओ हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ गंगहू यह फैसला लेगा। अगर वह वाकई वांग टेंग का गुलाम बन गया तो भविष्य में उसके लिए कोई ऐसा नहीं होगा जिस पर वह भरोसा कर सके। वांग टेंग कुछ सोच रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। ज्यादातर गैंगस्टर सिर्फ शुरुआती चरण या मध्यवर्ती चरण के मार्शल शिष्य थे। झाओ गंगू अपने साथी गुंडों में एकमात्र उन्नत चरण का मार्शल शिष्य था। हालांकि यह अभी भी एक छोटा गुट था। वो उन्हें अपने पंखों के नीचे रख सकता था। लेकिन वो तुरंत सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय उसके चेहरे पर दुविधा की भावना थी। झाओ गंगू ने जब ये देखा तो उसका दिल धड़क उठा। उसने अपने बगल में खड़े झाओ गंगबाओ को एक तरफ खींचा और कहा, मेरे छोटे भाई ने ही ये समस्या पैदा की है क्योंकि वह अपने शरीर के निचले हिस्से को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर यंग मास्टर वांग को लगता है कि यह काफी नहीं है तो हम इसे काट सकते हैं। वह भविष्य में कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। झाओ गंगबाओ डर के मारे लगभग अपनी पैंट में पेशाब करने लगा। भाई, मेरे सगे बड़े भाई, मुझे शायद सड़कों से उठाया गया होगा। तुम मेरे साथ इतनी क्रूरता से पेश कैसे आ सकते हो? वह चिल्लाया और अपनी पकड़ को बचाने के लिए बेतहाशा संघर्ष किया। लेकिन अपनी क्षमता के बावजूद वह उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य झाओ गंगू का विरोध करने में सक्षम नहीं था। वांग टेंग भी दंग रह गया। काट काट। काफी देर बाद उसे होश आया और वह अजीब भाव से झाओ गंगू को देखने लगा। अगर ये दोनों लोग दिखने में एक जैसे न होते तो वह सचमुच यही सोचता कि झाओ गंगबाओ को सड़कों से उठा लिया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इसे काट देना थोड़ा ज्यादा कठोर है? वांग टेंग ने बुदबुदाया। झाओ गंगबाओ इतना भावुक हो गया कि जब उसने वांग टेंग को उसके लिए बोलते सुना तो वह लगभग रो पड़ा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। भाई देखो, यंग मास्टर वांग को भी ऐसा ही लगता है। कृपया इस बार मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। उस समय मैं अंधा था, इसलिए मेरे मन में यंग मास्टर वांग के दोस्त के बारे में कुछ विचार आए। मुझे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए थे। मुझे अपनी गलती पता है। झाओ गंगू को जरा भी झटका नहीं लगा। हालांकि वांग टेंग ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपके भाई को वाकई अपनी गलती का एहसास है। उस स्थिति में हमें इसे पूरी तरह से काटने की जरूरत नहीं है। झाओ गंगू को लगा कि उनकी बातचीत सुनकर कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। झाओ गंगबाओ खुश था। उसे पता था कि वांग टेंग ने अपना रवैया नरम कर लिया है। उसके भाई को अब उसकी लाइफलाइन नहीं काटनी पड़ेगी। लेकिन वांग टेंग ने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ। चलो इसे आधा ही काट देते हैं। झाओ गंगू। झाओ गंगबाओ प्रतिशत तारांकन और तारांकन प्रतिशत। और तुम अवश्य ही शैतान हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम्हारा दिल काला होगा। आधे को नरक में भेजो। झाओ गंगबाओ का पूरा चेहरा पीला पड़ गया। वह हैरानी से वांग टेंग को देखने लगा, खास तौर पर उस भाव को देखकर जब उसने कहा कि वह दयालु है। वो उसके बीमार व्यवहार से बेहद असहज महसूस कर रहा था। युवा मास्टर वांग, क्यों न हम इसे पूरी तरह काट डालें? झाओ गंगू की पलकें जोर से फड़कने लगीं। वो लगातार खुद को चेतावनी दे रहा था कि उसे भविष्य में वांग टेंग को नहीं भड़काना चाहिए।
इस समय झाओ गंगबाओ को भी लगा कि झाओ गंगू उसके लिए बोल रहा था। इसका आधा हिस्सा काट लें। अधिक प्रत्यक्ष होना बेहतर था। झाओ गंगबाओ की आंखों में कोई भावना नहीं थी। वो डरा हुआ था और अब उसे जीने की कोई इच्छा नहीं थी। दुनिया बहुत डरावनी है। माँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। वांग टेंग ने देखा कि उसके शब्दों का मनचाहा असर हुआ है, इसलिए उसने झाओ गंगबाओ को डराना बंद कर दिया। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। भविष्य में परेशानी मत करना। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलोगे जिससे बात करना इतना आसान हो, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। झाओ गंगबाओ ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका चेहरा सुखद आश्चर्य से भर गया। उसे अब इसे काटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर तुम वही गलती दोहराओगे तो मैं तुम्हारा खुद ख्याल रखूंगा, वांग टेंग ने शांत स्वर में कहा। फिर उसने झाओ गंगबाओ को अनदेखा किया और अपनी कार में वापस चला गया। उसने इंजन चालू किया और जाने के लिए तैयार हो गया। NOWELLBEIN.com। युवा मास्टर वांग, मेरे अभी के सुझाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? झाओ गंगू ने उन्मत्त होकर चिल्लाया। कोई जल्दी नहीं है। मैं उनकी पृष्ठभूमि की जांच करूंगा, तब तक प्रतीक्षा करें। अगर वे मेरी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, तो हम इस बारे में फिर से बात कर सकते हैं। वांग टेंग ने कार की खिड़की नीचे की और झाओ गंगू की तरफ देखा। उसने उसे यह जवाब देकर छोड़ दिया और अपनी कार में बैठकर चला गया। कार के कुछ दूर चले जाने के बाद झाओ गंगबाओ ने सावधानीपूर्वक अपने भाई से पूछा, भाई, अब तुम मुझे काट तो नहीं रहे हो? बेवकूफ, सिर्फ तुम ही सोचते हो कि मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। क्या तुम आत्मा यातना की चाल नहीं जानते? युवा मास्टर वांग ने एक नज़र में ही इसे समझ लिया। वो बस तुम्हें डराना चाहता था। देखो तुम कितने डरपोक हो, झाओ गंगू ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। झाओ गंगबाओ को डांट खाने की आदत थी, इसलिए इस बार भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने बस राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। मैं लगभग मरने से डर गया था। बेकार की चीज। झाओ गंगू को और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने भाई को लात मारी। झाओ गंगबाओ ने कुशलता से एक तरफ छलांग लगाई और लात से बच निकला। उसने फिर से पूछा, भाई, क्या हम अब से उसकी बात सुनेंगे? मेरे जैसे उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य की तुलना में मार्शल योद्धा का अनुसरण करने में अधिक उज्ज्वल भविष्य है। इसके अलावा वो एक बहुत ही युवा मार्शल योद्धा है, झाओ गंगू ने गंभीर तरीके से उत्तर दिया। अध्याय 45। एक आदमी जिसके पास 18 स्थानांतरित घर थे। झाओ गंगू और उसके भाई से अलग होने के बाद वांग टेंग गाड़ी चलाते समय झाओ गंगू के सुझाव पर विचार कर रहे थे। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि झाओ गंगू बहुत चतुर था। जब झाओ गंगू ने मार्शल योद्धा वांग टेंग के पास शरण लेने का फैसला किया, तो वह अतीत में उनके बीच की दुश्मनी को दूर करने में सक्षम था। साथ ही वह वांग टेंग को अपना सुरक्षा कवच बनाने में भी सक्षम था। अभी अभी आत्मा यातना की चाल भी थी। वांग टेंग अस्पष्टता से मुस्कुराया। क्या उन्हें झाओ गंगू की ईमानदारी स्वीकार करनी चाहिए? जब वह इस बारे में सोच रहा था, तो वांग टेंग ने अपनी कार एक एस्टेट में घुसा दी। सुबह अपने पाठ के दौरान उन्होंने डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल और 58 पर अपने घर के बीच सभी उपलब्ध घरों की खोज की थी। उन्होंने मकान देखने के लिए कुछ मकान मालिकों से दोपहर में मुलाकात का समय भी तय कर लिया था। उसके सामने वाली संपत्ति ही उसकी पहली मंजिल थी। मकान मालिक एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जो लगभग 50 साल की थी। चूंकि वांग टेंग थोड़ा देर से आया था, इसलिए महिला के चेहरे पर नाखुशी थी। लेकिन जब उसने उसे स्पोर्ट्स कार चलाते देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत उत्साहित हो गई। वह वांग टेंग को घर दिखाने ले गई। वह उसे घर के बारे में बताती रही,
उसे बताती रही कि उसका घर कितना अच्छा है और कितनी सुविधाजनक जगह पर स्थित है। वांग टेंग को उसकी बकबक के कारण अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। इसके अलावा जब उन्होंने किराए के बारे में बात की तो वह और भी अधिक अवाक हो गया। वेबसाइट पर तो 3,500 प्रति महीना लिखा था, लेकिन जब वह आया तो ये 6,000 प्रति महीना हो गया। कीमत में लगभग 100% की बढ़ोतरी हो गई। ये स्पष्ट था कि वह उसके साथ एक फिजूल खर्च की तरह व्यवहार कर रही थी। अंत में वांग टेंग उस चिड़चिड़ी बूढ़ी औरत से केवल इतना कहकर छुटकारा पा सका कि उसे घर जाकर प्रस्ताव पर विचार करना होगा। जब वह एस्टेट से बाहर निकला तो उसने राहत की सांस ली। ये सचमुच बहुत भयावह था। इसके बाद वह कुछ और घर देखने गए, लेकिन उनमें से कोई भी संतोषजनक नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ के मकान मालिक अजीब थे, जबकि अन्य के पास इतने नियम और कानून थे कि ऐसा लगता था कि वे किराएदार की तलाश में नहीं थे। इसके बजाय वे अपने घर की निगरानी के लिए एक गार्ड की तलाश कर रहे होंगे। ये कमरा प्रवेश की अनुमति से बाहर था, उस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मेरे घर का हाल ही में नवीनीकरण हुआ है, इसलिए कृपया दीवारों को गंदा न करें। मेरी बालकनी पर लगे फूलों और पौधों को पानी देना न भूलें। कुछ कुत्तों और बिल्लियों आदि को खाना खिलाना न भूलें। इस तरह के सभी प्रकार के नियम थे। वांग टेंग अवाक रह गए। अगर वे अपना घर छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते, तो उसे किराए पर देने की क्या जरूरत थी। चूंकि फूल और पौधे इतने कीमती थे, चूंकि कुत्ते और बिल्लियां इतने प्यारे थे, तो वे उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं पाला। 1 घंटा या उससे ज्यादा समय बिताने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और सीधे आखिरी घर की ओर चला गया। दरअसल वह बहुत अधिक आशा रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे बस एक एजेंट ढूंढ लेना चाहिए था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। अपने पिछले जीवन में वांग परिवार के पतन के बाद वह अकेले बाहर एक घर किराए पर लेने गया और कुछ बार रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा धोखा खाया। उसे अभी भी यह बात अच्छी तरह याद है। यही कारण था कि उसने अवचेतन रूप से एजेंटों की तलाश करने के विचार को त्याग दिया। आखिरी घर डोंगहाई विश्वविद्यालय शहर के आसपास स्थित था। यह अब उनके घर से डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल तक जाने वाले रास्ते पर नहीं था। हालांकि यह इलाका एकांत और शांत था। यह एक विश्वविद्यालय शहर के किनारे पर था, इसलिए सुरक्षा भी खराब नहीं थी। संयोगवश उसने इसे देखा और महसूस किया कि यह बुरा नहीं है। इसलिए उसने इसे देखने का फैसला किया। क्या आप युवा मास्टर वांग किडन अनाथालय के राजा हैं? मकान मालिक एक अधेड़ उम्र का खुरदुरा सा दिखने वाला आदमी था। वह बीच पैंट और चप्पल पहने हुए सड़क के किनारे खड़ा था। जैसे ही उसने वांग टेंग को देखा, उसके सवाल ने उसे चौंका दिया। युवा मास्टर वांग किडन अनाथालय के राजा। वो एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुआ, फिर उसे याद आया कि यह तो उसका ऑनलाइन उपनाम है। उसने यह उपनाम बचपन में बनाया था। वह इसे बहुत पहले ही भूल चुका था। आज सुबह जब वो ऑनलाइन गया तो उसे अपने उपनाम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका उपनाम सुनाएगा। ये बहुत शर्मनाक था। वह तो उसी समय गायब हो जाना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंदर ही अंदर वह वाकई एक गड्ढा ढूंढकर उसमें खुद को दफनाना चाहता था, लेकिन सतह पर वह असाधारण रूप से शांत था। उसने सिर हिलाया। आप मकान मालिक हैं? हाँ, मैं ही हूँ। आओ, मैं तुम्हें घर दिखाने ले चलता हूँ। रूखे से दिखने वाले आदमी ने सहजता से व्यवहार किया। वह बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति जीवन में अनेक अनुभवों से गुजर चुका है। वह वांग टेंग को एक निश्चित दिशा में ले आया। उनके सामने निचले स्तर के अपार्टमेंट से भरा एक क्षेत्र था।
वे मुख्य सड़क से अंदर चले गए और छोटी गली में मुड़ गए। कुछ समय बाद वे आखिरकार एक आंगन वाले घर के सामने पहुंच गए। बाहर की दीवार धूसर सफेद थी और बेलों से ढकी हुई थी। मकान मालिक ने धातु के गेट खोले और सबसे पहले अंदर गया। आप अपने आसपास खुद ही नजर डाल सकते हैं। वांग टेंग ने पीछे नहीं हटते हुए तुरंत घर का आंकलन करना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह घर को देखता उतना ही अधिक संतुष्ट महसूस करता। घर शांत था। बाहर से देखने पर यह पुराना लग रहा था, लेकिन अंदर की सजावट बिल्कुल नई थी। ये बेहद आरामदायक लग रहा था। इसमें एक छोटा सा आंगन भी था। ये काफी बड़ा लग रहा था। अगर वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहे तो वह यहाँ आसानी से घूम सकता था। यूनिवर्सिटी टाउन इस घर से ज्यादा दूर नहीं था। ये शांत था, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते आप दूर से छात्रों की गली देख सकते थे। रात के समय लगभग 10 बजे यह अभी भी बहुत चहल पहल वाला था। इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग साधारण परिवार थे। कई यूनिवर्सिटी के छात्र भी यहाँ कमरा किराए पर लेकर रहते थे। यहाँ सड़े हुए अंडे ज्यादा नहीं मिलते थे। तुम्हारा क्या विचार है? मकान मालिक ने पूछा जब उसने देखा कि वांग टेंग ने घर का दौरा समाप्त कर लिया है। बुरा नहीं है। मुझे कीमत के बारे में बताओ। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मकान मालिक ने सिगरेट निकाली और उसे अपने मुंह में लगा लिया। साथ ही उसने एक सिगरेट वांग टेंग की ओर बढ़ा दी। क्या तुम्हें एक चाहिए? वांग टेंग ने इसे स्वीकार कर लिया और अपने मुंह में रख लिया। मकान मालिक ने सिगरेट जलाई और एक गहरा कश लिया। उसने धीरे से धुआं बाहर फेंका और पूछा, क्या तुम अकेले ही किराए पर रह रहे हो? ये सही है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। अगर आप इसे अकेले किराए पर ले रहे हैं तो ये सस्ता नहीं होगा। हालांकि मैंने देखा है कि आप स्पोर्ट्स कार चलाकर आए हैं, इसलिए शायद आपके पास पैसे की कमी नहीं है। मकान मालिक मुस्कुराया। ये कैसा रहेगा? मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। 5,000 प्रति माह। क्या आप ये कीमत स्वीकार कर सकते हैं? वांग टेंग ने यहाँ आकर इस एस्टेट में घरों का किराया चेक किया था। ये कीमत वाकई वाजिब थी। इसके अलावा नवीनीकरण भी बुरा नहीं था। अगर कीमत थोड़ी ज्यादा होती तो दूसरे लोग भी घर किराए पर ले लेते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग उस खुरदुरे दिखने वाले आदमी को देखे बिना नहीं रह सका। वह थोड़ा हैरान था। क्या हुआ? क्या तुम्हें ये बहुत सस्ता लगता है? उस खुरदुरे दिखने वाले आदमी को एक ही नजर में पता चल गया कि वांग टेंग क्या सोच रहा था। वह मुस्कुराया, अपने पीले दांत दिखाते हुए। कीमत ठीक है। अगर कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि मेरी एक जरूरत है, वांग टेंग ने कहा। तुम्हारी कोई जरूरत है? मुझे बताओ। रूखे से दिखने वाले आदमी ने अपनी भौहें उठाईं। वांग टेंग ने कहा, जब मैं घर किराए पर ले रहा हूँ तो कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, आप भी इसमें शामिल नहीं हैं। कोई बात नहीं, यह उचित है। रूखे से दिखने वाले आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाकर जवाब दिया। अंत में उस आदमी ने और पैसे नहीं मांगे। उसने अपना वादा निभाया और 5,000 प्रति महीने के हिसाब से वांग टेंग को घर किराए पर दे दिया। इससे वांग टेंग को उस आदमी के बारे में अच्छी धारणा बन गई। 1 महीने का किराया जमा के रूप में तथा 3 महीने का किराया मौके पर ही भुगतान किया जाएगा। अलीपे पर प्राप्त हुआ। अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए गए। उस खुरदुरे से दिखने वाले आदमी ने चाबियों का एक गुच्छा निकाला और वांग टेंग को दे दिया। अगर आप चिंतित हैं तो मैं आपको अतिरिक्त चाबियां भी दे सकता हूँ। मैं इस घर के ठीक बगल में बनी नई बनी एस्टेट में रहता था। अगर आपको जाने की जल्दी नहीं है तो मैं वापस जाकर आपके लिए अतिरिक्त चाबियां ला सकता हूँ। रूखे से दिखने वाले आदमी ने एक एस्टेट की ओर इशारा किया जो यहाँ से दिखाई दे रहा था।
मैं रात को यहाँ आ जाऊंगा। तुम मुझे तब दे सकते हो। वांग टिंग ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया। उस खुरदुरे से दिखने वाले आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। वे बाहर मुख्य सड़क की ओर चलने लगे। पैदल चलने में उन्हें बस कुछ ही मिनट लगे। जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे और एक दूसरे को अलविदा कहने ही वाले थे, तो उस रूखे से दिखने वाले आदमी का मोबाइल फोन बज उठा। विशाल आकाश मेरा प्यार है। सड़कों पर जोश और बेलगाम धुन गूंज रही थी। वहां से गुजर रहे कई छात्र उन्हें देखने के लिए मुड़े। दूसरी नजर की दर 200% थी। नमस्ते। हाँ पत्नी। ठीक है, मैं तुरंत वापस आऊंगा। क्या? ओह, सोया सॉस की एक बोतल खरीदूं। जरूर, मैं जाकर